अच्छा यार, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ 9 पर यूनिट किस तरह आया? ये 9 पर यूनिट जो मैंने निकाला है किस तरह निकाला, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक मिनट पर यस लिख दो। एक मरतबा शहजादो यस लिख दो। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 9.4 में, which of the following are the arguments in favor of the use of absorption costing? वो ये कह रहा है कि यार इसमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कह रहा है क्लोजिंग वैल्यू को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक मतलब वैल्यू किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्लोजिंग वैल्यू को हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री होती है इसका पूरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जो अभी तो आप लोग फाउंडेशन में अभी स्टैंडर्ड्स का आपको इतना नहीं पता, लेकिन एक बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है रूल्स, वरना तो रूल्स हजारों लाखों रूल्स हैं। स्टैंडर्ड जो चीज़ को नोट करना है, हम लोग क्यों क्या कहते हैं किसी चीज़ को लाइफो को क्यों क्या कहते हैं कि लाइफो इस तरह करना है, फाइफो ये स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है। तो स्टैंडर्ड ही इन्वेंट्री के जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं यही बताते हैं, नहीं कि अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। देर इज नो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अगर कोई बंदा बोले ना ये ट्रू है, मुझे बताओ ये किसको ट्रू लग रहा है, ये दूसरा पॉइंट कि ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। बताओ भाई किसको ट्रू लग रहा है? जिसको ट्रू लग रहा है ना, मैं उसको 5वीं मंजिल पे लेके जाऊंगा। और आगे तुम लोग समझदार हो, आगे आओ। फॉल्स है, फॉल्स। अच्छा, when sales fluctuates but production is constant, absorption costing smooths out profit fluctuation। वो कह रहा है प्रोडक्शन जिस वक्त प्रोडक्शन सेम रहे लेकिन सेल्स फ्लक्चुएट करे, सेल्स ऊपर नीचे हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्मूथ्स आउट प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। देखो यार बड़ा ताल्लुक है इस चीज का एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक से। प्रोडक्शन है फॉर एग्जाम्पल 500, सेल्स है 450। फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है इसमें 1000। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेम रखो, जो इसकी बात है प्रोडक्शन कांस्टेंट रखो, सेल्स को मैंने चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है जब सेल्स चेंज करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक हिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक हिलेगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हिलेगा। रिकॉन्सिलेशन के अंदर हम डिफरेंस में डालते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक से इफेक्ट करता है प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वजह से जिस वक्त आपकी सेल्स फ्लक्चुएट करें और प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट रहे तो आपका प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट करता है। तो आपका आंसर क्या है, 1 और 3। और 2 जिसको ठीक लग रहा है वो अपने आप को ठीक करवाए जाके 2 हरा। ठीक है, गलत है, 1 और 3। आगे आओ। A company currently uses absorption costing. A company currently uses absorption costing. The following information relates to product X for month 1. Opening inventory nil, खत्म। ठीक है, production 900, sales 800. If the company uses marginal costing, या उसने जो बोला है company had used marginal costing, which of the following combination would be true? वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो इसमें से कौन सी बात ट्रू होगी। ऊपर उसने प्रोडक्शन और सेल्स दे दिए, प्रोडक्शन और सेल्स दे दिए, इसका मतलब ये कि 900 बनाए 800 बेचे, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 100 बचे पड़े होंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी 100 आ गया। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक 100 है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक कम, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है इसका मतलब मार्जिनल का कम है। इसका मतलब ये बात हुई कि मार्जिनल का जो प्रॉफिट है ये तो लोअर होगा, या सी आंसर होगा या डी होगा। अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं, पहले प्रॉफिट पे पक्के रहो। दोबारा सुनो, क्लोजिंग स्टॉक किस तरह निकाला, प्रोडक्शन जितने बनाए उसमें से जितने बेचे बाकी जो बच गए क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास 0 है, ओपनिंग 0, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो 100 है, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा, मार्जिनल का कम। उसने यही पूछा कि अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो क्या सीन है।
तो हाँ ये सीन है कि मार्जिनल का प्रॉफिट कम आएगा। दूसरी साइड पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक बात याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, क्लोजिंग स्टॉक कम हो, क्लोजिंग स्टॉक सेम हो, क्लोजिंग स्टॉक जो भी हो, ठीक है, जिसका भी हो, हमेशा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में अगर पूछा जाए तो एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मार्जिनल के एब्जॉर्प्शन क्लोजिंग स्टॉक से, या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जो मर्जी स्टॉक की वैल्यू, जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लो। उसकी रीजन पता क्या है, जिस वक्त आप एब्जॉर्प्शन की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे ना, आप कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड करोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, 5 कंपोनेंट्स, और अब मार्जिनल में हमेशा 4 कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो ये सेम रहती है, मतलब सेम का मतलब ये नहीं कि सेम का मतलब, मेरा मतलब ये कि जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो 5 ही रहने, जो 4 हैं वो 4 ही रहने। इस वजह से हमेशा एब्जॉर्प्शन की ज्यादा आएगी मार्जिनल से इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा, और मार्जिनल की हमेशा कम। प्रॉफिट के अंदर ये नहीं होता, प्रॉफिट के अंदर देखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, क्लोजिंग ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी लोअर होगी अगर मार्जिनल यूज करोगे, और एब्जॉर्प्शन के केस में हमेशा ज्यादा होती है, तो ये दोनों ही वुड बी लोअर, प्रॉफिट भी और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो एक मिनट को। हाँ भाई जिसको क्लियर है यस लिखो। यार रोजा लग रहा है तुम लोगों को, क्या हो गया? अच्छा सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। When opening inventory was 8,500 liter and closing inventory was 6,750, firm had a profit of 27,400 using marginal costing. Assuming that fixed production overhead is true, calculate the profit of absorption costing। मेरे चीतो मेरे शहजादों खोलो रजिस्टर और बताओ क्या आंसर है, करो ये वाला सवाल। अच्छा यार, स्टूडेंट्स का सी आंसर आया 23,900, एक मरतबा मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 8,500, यहाँ पे आएगी, ये दरम्यान में जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
क्लोजिंग है 6750, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 2, मार्जिनल का प्रॉफिट है 27400, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालना है 6750 माइनस 8500, ये आपके पास आ गया 1750, 1750 मल्टीप्लाई 2 आपके पास हो गया 3500। अब आपको पता है कि मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक कम है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आपको पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा, यानी इसको माइनस करोगे 27400 में से 3500 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23900। गुड यार, सारों ने ठीक किया भाई, सही पढ़ा रहा है इसका मतलब। अच्छा 9.7 आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रू और फॉल्स। वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट्स। इन्वेंट्री वैल्यू विल ऑलवेज बी लोअर देन व्हेन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? नंबर 1 स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ भाई बताओ। ट्रू है फॉल्स है ये स्टेटमेंट? जो भी आ रहा है, जो भी मुंह में आ रहा है बोल दो, बोल दो, बोल दो। हाँ ट्रू और फॉल्स में से बोलना, ये ना हो गया मुंह में कोई सुनाने के लिए तुम लोग मुझे सुना दो। अच्छा फॉल्स है, बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा कम होती है देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये स्टेटमेंट गलत है आपके ख्याल से, आप लोगों के ख्याल से स्टेटमेंट गलत है, ऐसा ही है। मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रॉफिट को देखा जाता है कि यार क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, वो प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाता है दोनों कॉस्टिंग टेक्निक्स में। इन्वेंट्री वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वेंट्री जो वैल्यू है हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ज्यादा आती है, तो ये ट्रू है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू विल ऑलवेज बी लोअर, बिल्कुल ठीक है। देन व्हेन यूजिंग, देन सेंटेंस को अलग कर रहा है, देन का मतलब कि निस्बत उसे कंपेयर कर रहा है व्हेन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी इस तरह लिखी हुई है कि वो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लोअर है, नहीं वो कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की लोअर है, अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, लोअर है, तो ट्रू आंसर है, ठीक है बिल्कुल कम होती है। कशमाला ठीक है आपने भी। और दूसरा, पहला तो ट्रू हो गया, प्रॉफिट विल ऑलवेज बी हायर व्हेन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस ये जिसने स्टेटमेंट लिखी है ना उससे वो छुट्टी करे, क्योंकि प्रॉफिट का टोटल डिपेंडेंस किस चीज पे है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का क्या हिसाब था। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, एब्जॉर्प्शन बादशाह, क्लोजिंग स्टॉक कम, एब्जॉर्प्शन फर्क है, ठीक है समझ गए बात को। तो इसका मतलब पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, बीटा आंसर। आगे आओ। सर लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना ये क्लियर ही नहीं हो रही। भी मैं रात को क्वेश्चन करती थी, पता नहीं ये इसमें एक डाउट रह जाता है। हालांकि ये पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, उसका इन्वेंट्री वैल्यू इसकी लोअर होती है, उसमें 4 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये स्टेटमेंट नहीं क्लियर हो चलो रही। चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये देखो इधर आओ, वन नोट पे आओ। ये पहले जो पहली स्टेटमेंट है ना जो कशमाला ने पूछा मुझसे, ये मैं सबको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज हमने पढ़ी थी, एक चीज होती है ओपनिंग स्टॉक, एक चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक। मानते हो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को मानते हो? बिल्कुल मानते हो। ओपनिंग स्टॉक जो पहले से माल पड़ा हो, क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाए, ठीक है डन। अच्छा अब क्या सीन है, गौर से देखना। ओपनिंग स्टॉक की मैं कहता हूँ वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ वैल्यू लिखनी है क्लोजिंग स्टॉक की। गौर से सुनना, आप लोग बैठे हो सोच रहे हो क्लोज वैल्यू 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 वैल्यू, हाँ वैल्यू इस तरह निकलती है कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही। आप बैठे हो, आपने कहा अच्छा यार ओपनिंग स्टॉक के जितने भी यूनिट्स हैं ना मेरे पास, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस्ट पर यूनिट के साथ। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे? आप कहोगे ओपनिंग स्टॉक का जो है वही वही सेम चीज है कि क्लोजिंग स्टॉक के जितने भी यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, ठीक है। अच्छा
अब अपना ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 5000, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है 3000। गुड है यार, बता दिया, यूनिट्स बता दिए। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा निकालो वैल्यू, आपने कहा ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है। मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट का ये सीन है कि मैं तुम लोगों को ना एक ब्रेक डाउन दूंगा इसका, पूरी कॉस्ट पर यूनिट इकट्ठी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कि जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिला के 30 है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 है। ये मैंने तुम लोगों को वैल्यूज बताई। तुम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगे, तुम लोगों ने देखा अच्छा यार डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस 30 है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 है, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 है। तुम लोगों ने ना अभी नया नया ताज़ा ताज़ा एब्जॉर्प्शन मार्जिनल पड़ा हुआ था, जेन में था, तुम लोगों ने कहा सर जी आपने एक बात तो बताई नहीं कि ये वैल्यू जो है निकालनी है ये किसके थ्रू निकालनी है, किस किस कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए ये वैल्यूज निकालनी है। मैंने कहा यार तुम लोग एब्जॉर्प्शन के मुताबिक निकालो। तुम लोगों ने कहा ठीक है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक 5 कंपोनेंट्स हैं, पांचों कंपोनेंट्स को ऐड करो, ये आती है 45। तुम लोगों ने इसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। निकाल लेते हैं वैल्यूज दोनों की। 5000 इंटू 45, 2,25,000। 3000 इंटू 45, 1,35,000। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को वैल्यूज आ गए, तुम लोगों ने मुझे बताई। मैंने कहा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मैंने कहा यार तुम लोग निकालो अब वैल्यूज मार्जिनल के मुताबिक। अब देखो मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, भाई ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स सेम रहने हैं। द डिफरेंस वुड अराइज इन कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस कहाँ अराइज होगा? कॉस्ट पर यूनिट। कहाँ से? इस पॉइंट से। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को मानता नहीं है मार्जिनल। मार्जिनल के मुताबिक कॉस्ट पर यूनिट बनती है 40। तुम लोगों ने फिर से क्या किया, मार्जिनल के मुताबिक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक 5000 को पहले मल्टीप्लाई किया 40 से, और क्लोजिंग स्टॉक भी निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया 40 से, और ये आ गया 2 लाख, और ये आ गया 1,20,000। मैंने तुम लोगों से पूछा ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने कहा मार्जिनल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से दूर दूर रहता है, वो नहीं कहता ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कहता है पीरियड कॉस्ट है, ले जाओ इसको। ठीक है, तो 40 सिर्फ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, 40। ठीक है, तो अब देखो, अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो तो सेम ही रहने ना। फर्क कहाँ पे आना है? द डिफरेंस विल बी इन द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आना है? कॉस्ट पर यूनिट में आना है। तो इस वजह से हमेशा कोई भी सिनेरियो, एब्जॉर्प्शन की जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यूज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है हमेशा एब्जॉर्प्शन की ज्यादा होगी मार्जिनल से। प्रॉफिट का अलग सीन है, वो अलग है कि क्लोजिंग ज्यादा, वो अलग जो गेम समझ आई है वो अलग गेम। मुझे बताओ अब क्लियर हुआ है कशमाला और जुहेब, आप बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। कशमाला आपको क्लियर है? देखो कशमाला, मैंने यहाँ पे ये कहा कि देखो, जिस वक्त आपने मार्जिनल के थ्रू कॉस्ट निकाली ना, वैल्यूज वैल्यूज निकाली, वैल्यूएशन निकाली इन्वेंट्री की, क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, तो आपने मार्जिनल के थ्रू कौन सी वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट यूज की होगी? 40, 45 तो नहीं यूज की होगी। अब जब भी आपने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के थ्रू वैल्यूज निकालनी है, जब भी आपने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के थ्रू वैल्यूज निकालनी है, तो यूनिट्स में तो कोई फर्क नहीं ना होगा ना। आप कहते हो कि यार ओपनिंग स्टॉक 5000 है, ठीक है, इसको निकालो मार्जिनल के थ्रू और एब्जॉर्प्शन के थ्रू दोनों, तो फर्क आएगा कॉस्ट पर यूनिट पे, और कॉस्ट पर यूनिट हमेशा एब्जॉर्प्शन का ज्यादा ही होगा ना। अगर एक केस है, ये वाला केस है, इसमें एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ज्यादा ही होगा मार्जिनल के, क्योंकि मार्जिनल में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन में होता है। जब कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा तो वैल्यू भी इन्वेंट्री की ज्यादा ही आएगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और मार्जिनल में हमेशा ही कम आएगी। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। प्रॉफिट के बारे में अलग सीन है, ये प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स एक अलग गेम है। प्रॉफिट्स में ये देखा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या हिसाब किताब है, ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा, नहीं तो कम, ये सीन। ठीक है, इस वजह से ये 1 होगा आपका ट्रू और 2 होगा आपका फॉल्स। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है, देखो
तो कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज फॉर द प्रोडक्ट फॉर द पीरियड वर बजट एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी OAR कितनी 1.4 इफ मार्जिनल कॉस्टिंग हैड बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह। वैसे नॉर्मली कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है, लेकिन अगर आप वो मार्जिनल यूज करने लग जाए एब्जॉर्प्शन की जगह तो प्रॉफिट में कितना कितना फर्क आ जाएगा, ये पूछ रहे हैं। कोई बड़ी गेम नहीं, सिर्फ डिफरेंस पूछ रहे हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो। मेरा ख्याल है ये चैप्टर के अंदर उसने सारे डिफरेंस ही दिए हुए हैं, डिफरेंस के सवाल ही दिए हुए हैं। खैर करते हैं, इंपॉर्टेंट है रिकॉन्सिलिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस का क्या सीन था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड उसने आपको दिया 1.4 मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक्चुअल के अंदर अगर देखो तो बनाए कितने यूनिट्स हैं एक्चुअल में, 97,000 यूनिट्स कंपनी ने बना दिए। 97,000 यूनिट्स कंपनी ने बना दिए और बेचे कितने 96। 97,000 बना के बैठ गई कंपनी, बेचे 96, पीछे कितने रह गए 1000 यूनिट्स, यानी क्लोजिंग स्टॉक बच जो गया वो कितना 1000 ये। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने किसका निकाला, प्रोडक्शन माइनस सेल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता ना फिर मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन माइनस सेल्स ना करता, फिर मैं देखता ओपनिंग, वो जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग में मैं ऐड करता प्रोडक्शन, ये आ जाते टोटल यूनिट्स, इसमें से फिर मैं माइनस करता सेल्स। जिस वक्त मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जीरो होता है ना, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जब जीरो है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में से सेल्स माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि अगर मेरे पास यहाँ पे जीरो है ओपनिंग स्टॉक तो मैं डायरेक्टली इसमें से ये माइनस कर दूँ तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लेकिन अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में होता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2000, तो मैं क्या करता 2000 को पहले ऐड करता प्रोडक्शन में, 97,000 प्लस 2000 कितने यूनिट्स हो गए 99,000, उसमें से माइनस करता सेल्स, तो बाकी बच जाते क्लोजिंग स्टॉक। अभी डायरेक्टली यार मेरा सीन ये है कि डायरेक्टली मैंने क्या करूंगा, प्रोडक्शन में से सेल्स माइनस कर दूंगा, 1000 आ गया माइनस ओपनिंग स्टॉक जीरो है इंटू 1.4, डिफरेंस आ गया मेरे पास 1400। भाई ये तो मुझे पता चल गया कि मार्जिनल यूज करोगे और एब्जॉर्प्शन यूज करोगे डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, हमेशा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या आएगा 1.4, इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या आएगा 1.4 और 1400, यानी टोटल में 1400, 1.4 तो फिक्स प्रोडक्शन हो रहा है 1400। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मार्जिनल को आप यूज करोगे इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहले मैं देखूंगा कि मार्जिनल के मुताबिक अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा ज्यादा आएगा। क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक कम है, ये तो कंफर्म बात है कि हुकूमत है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो अगर आप मार्जिनल यूज करोगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट लोअर हो जाएगा एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। ये देखो वो ये कह रहा है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाए किसकी बजाय, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बजाय, किस तरह प्रॉफिट आपका बदलेगा, फर्क बताओ। तो 1400 आएगा लेस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, 1400 लेस। अगर एब्जॉर्प्शन का पूछा होता है इंस्टेड ऑफ मार्जिनल तो हाई। ठीक है, डिफरेंस 1400 ही। यहाँ तक क्लियर है? एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा यस लिख दो सारे के सारे। मैं वन नोट पे ना लिख रहा हूँ 4 क्वेश्चंस किट के, सब करने सब ने हैं MA2 की बुक के, लेकिन करने सब ने हैं, जो जिस भी सब्जेक्ट का उसने करने हैं। MA2 की बुक के BPP किट के मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, सारे के सारे किट के कौन से क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है कर लेना। इधर गई किट 9.9 9.10 11 और एक और था 12 भी था, 9 10 11 12। सर ये 9.9 करवा देंगे, मुझसे नहीं हुआ था, ये 9.9 मैंने में सॉल्व किया, ये नहीं। मैं करवा जी देता हूँ, मैं करवा देता हूँ 9.9 में करवा देता हूँ। ठीक है, 9.10 11 और 12 आप लोग कर लेना, और इसके अलावा भी जॉब पोस्टिंग के करते फिर वहां से भी आपको दूंगा MCQ। हाँ, अच्छा, जो ये थ्योरेटिकल होते हैं ना इसके अंदर सारी गेम होती है यार, आपने स्टेटमेंट को पिक किस तरह की है,
सारी बात स्टेटमेंट को पिक करने की होती है, ठीक है। तो अगर ना पिक हो रहा हो तो ट्रांसलेट कर लिया अगर उस चीज को। अच्छा, वो कह रहा है कंपनी सोल्ड 82,000 यूनिट्स, एक कंपनी है जिसने 82,000 यूनिट्स बेचे of its single product in the period in which 84,000 units were manufactured। तो कह रहा है शादी कंपनी ने 84,000 यूनिट्स बना दिए, 82,000 बेच दिए, यानी कि बच गए 2000 बच गए, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक 2000 बच गए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बताना कि इसमें कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट को कंसीडर हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। Inventory value at the end of the period would be higher than at the beginning of the period। Okay, nice। देखो उर्दू में पहले सुनो, वो कह रहा है इन्वेंट्री, मुझे सिर्फ ये बताओ, सबने ये बताना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन, बस ये बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन, अगर गिवन है तो कितनी गिवन है, नहीं गिवन तो बताओ क्या सीन है। हाँ, अगर नहीं गिवन तो इसका मतलब जिस चीज जो इन्वेंट्री नहीं गिवन, यूनिट्स नहीं गिवन, तो उसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कोई हवा से थोड़ी उठा के लाएंगे। तो इसका मतलब इन्वेंट्री वैल्यू भी क्या होगी, फिर जीरो होगी ओपनिंग की। इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वुड बी हायर देन द बिगिनिंग। ओपनिंग की जो वैल्यू होगी बिगिनिंग पे तो जीरो है, क्योंकि जब इन्वेंट्री नहीं है तो फिर वैल्यू भी गिवन है, जीरो है। और क्लोजिंग तो हमारे पास यूनिट्स है ना 2000, ये देखो ये जो 2000 मैंने निकाले, तो 2000 की अगर 1 रुपया भी वैल्यू है तो 2000 तो वैल्यू होगी ना उसकी, जितने भी कॉस्ट पर यूनिट जो भी है। 2000 अगर यूनिट्स है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बनिस्बत इसके कि स्टार्ट पे जीरो यूनिट से वैल्यू जीरो है। तो पहली स्टेटमेंट में वो यही यही कह रहा है कि जो इन्वेंट्री वैल्यू एंड पे है ना वो ज्यादा है। इन्वेंट्री वैल्यू, जब इन्वेंट्री वैल्यू लिखे या इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिखे तो मिक्स ना हुआ करो, वो क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा होता है। तो इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वुड बी हायर, ऑब्वियसली हायर, 2000 यूनिट्स है तो हाई होगी बनिस्बत इसकी कि कोई यूनिट नहीं है। देन द बिगिनिंग, बिगिनिंग पे जीरो है, तो पहला स्टेटमेंट तो है हमारे पास ट्रू है, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल both in inventory values both at the beginning and at the end of the period would be higher using absorption rather than marginal। अब ये आप लोग मुझे बताओगे, वो कह रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यू चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग एब्जॉर्प्शन की हमेशा ज्यादा होती है, यस या नो, यस या नो। ये तो अभी मैंने डिटेल में बताया है, डिटेल में समझाया कि यार ये इन्वेंट्री वैल्यू का क्या सीन होता है। हशमाला आप बताओ, इन्वेंट्री वैल्यू एब्जॉर्प्शन में क्या सीन होगा, हमेशा ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा होगी, तो वो यही कह रहा है इन्वेंट्री वैल्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, चाहे ओपनिंग देखो चाहे क्लोजिंग देखो, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट से तो मल्टीप्लाई करना है, वो कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन का हमेशा ज्यादा है, वैल्यू भी ज्यादा है। वुड बी हायर यूजिंग एब्जॉर्प्शन देन मार्जिनल, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू, आंसर वुड बी डी। क्लियर हो गया। ओपनिंग में भी इन्वेंट्री चाहे ओपनिंग में चाहे क्लोजिंग में, जब मल्टीप्लाई, जब उसको वैल्यू निकालोगे, उसकी यूनिट जितने भी हैं उसको वैल्यू निकालोगे, मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कम है। जब मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कम है तो उसकी वैल्यू भी कम ही आएगी ना, ये सी है, ठीक है। ये देखो ना मैंने जहाँ भी बताया है, ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, ये इसको ये ओपनिंग 5000 है क्लोजिंग 3000 है, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, उसने जिस चीज से मल्टीप्लाई होना वो चीज मैटर करती है, वो यूनिट्स मैटर नहीं करते, ठीक है। आपने मार्जिनल के मुताबिक देखना है, आपने एब्जॉर्प्शन के मुताबिक देखना है, कंपैरिजन आप दोनों में 5000 यूनिट्स का ही करोगे। मैटर करिए ये कॉस्ट, और मार्जिनल में हमेशा कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, इस वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू चाहे क्लोजिंग है चाहे ओपनिंग है कम ही आती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन में हमेशा ज्यादा आती है। ये आप उससे इसको उससे मिक्स ना करो, ऊपर वाले से, ऊपर वाले की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग से है। वो तो था ये कि जीरो है, वो जो थी वो जीरो है, वो अलग से बात थी, ये बात अलग केस है, ये अलग, ये जनरली वो बेसिकली उसने पूछा हुआ है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बस इन्वेंट्री लेवल का पक्का रखना कि क्लोजिंग और ओपनिंग की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, वो जो ऊपर वाली बात अलग की है उसने, वो की है सवाल के मुताबिक, वो जो सवाल दिया ना उसके मुताबिक, दूसरी स्टेटमेंट जनरल जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, 9.10
11 और 12 ये आप लोगों का क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की है, सिर्फ और सिर्फ 5। मैं भी करवा सकता हूँ लेकिन यार तुम लोगों को जरा बैठने की आदत, तो इस वजह से तुम लोग थिंक करना। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और बल्कि ना इससे रिलेटेड ना F2 की किट में से मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो भी तुम लोगों ने करने हैं और मुझे सबमिट करवाने हैं कल की क्लास से पहले। सर ये MA2 की किट भेज दीजिएगा ग्रुप पर। हाँ मैं सारी किट्स जो है ना आपको सेंड कर दूंगा, MA1 MA2 F2 तीनों सेंड कर दूंगा। जो अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े ना स्टार्ट वाले, इनके अंदर अगर एक किट से प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो दूसरी किट से कर लिया करो, चाहे MA1 के भी स्टूडेंट हो तो MA2 से कर लो, F2 के हो MA2 कोई इशू नहीं। प्रैक्टिस करनी है ना, अपने आप को पक्का करना है प्रैक्टिस में, बस ये सही है। लेकिन अपनी रेलिवेंट किट पूरी करनी है, अगर F2 के हो F2 पूरा करना है। सेवन B.3 ये F2 की कर रहा हूँ। 7B.4 और 7B.5 जो है ना ये एक ही केस है। मैं इसको कह रहा हूँ कि इसने ऊपर सवाल एक दिया हुआ है और दो दो रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई यहाँ की, ठीक है। ये सवाल है सारा, ये पढ़ लेना सवाल एक मरतबा, और दोनों इससे रिलेटेड वाले, ठीक है। और कल की क्लास में वो लड़का एंटर, ये लड़का और लड़की जो भी वो स्टूडेंट एंटर तो नहीं हो रहा जिसने असाइनमेंट ना की, ठीक है। तो असाइनमेंट करके बैठोगे, अब असाइनमेंट कर लेना एक मरतबा, नहीं तो अब हमने नया स्टार्ट कर देना और पिछला जिसका पका नहीं ना तो इशू हो जाएगा। 7B.7 7B.11 7B.18 ये है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, ठीक है। हाँ ये जो 7B वाला है ना ये F2 की है किट, और ये MA2 की किट है, ठीक है। MA1 MA2 F2 तीनों लेवल पे सेम है ये चैप्टर, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं हर बच्चा हर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ये सीन है यहाँ पे जो है ना, हम एब्जॉर्प्शन की प्रैक्टिस एंड कर रहे हैं।